हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहेगी स्पेशल फॉर ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। और जैसा कि आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने ईपीएफओ के लिए इकोनॉमिक्स की सीरीज़ शुरू की है। आज की इसकी है दूसरे नंबर की वीडियो रहेगी, वीडियो नंबर 2। जिन्होंने 1 नंबर वीडियो नहीं देखी है पहले वह देख लीजिए। उस वीडियो में हमने क्या कुछ करवाया था, थोड़ी सी समरी दिखा देते हैं आपको। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था का बेसिक, अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी ली, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में डिफरेंस किया। इसके अलावा हमने जाना अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ा। इसके अलावा हमने स्टडी की थी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। आज हम लेके आए हैं अर्थव्यवस्था के प्रकारों को। अर्थव्यवस्था के प्रकारों को आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसके 3 पार्ट। कृषक अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, सेवा अर्थव्यवस्था कौन सी है और औद्योगिक अर्थव्यवस्था कौन सी है। इन तीनों को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे आर्थिक प्रगति को, आर्थिक समृद्धि को, आर्थिक विकास को। इनके बारे में भी एक संक्षिप्त चर्चा आज की वीडियो में रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ है। हाँ जी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। किसी अर्थव्यवस्था को, कोई भी अर्थव्यवस्था है, किसी अर्थव्यवस्था की सकल आय में, सकल आय का मतलब हो गया जीडीपी। सकल आय का मतलब क्या हुआ? जीडीपी। किसी अर्थव्यवस्था की सकल आय में उसके क्षेत्र का मतलब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र जो भी हैं, उसके क्षेत्रकों के योगदान तथा उन पर निर्भर जनसंख्या। उन क्षेत्रों पर कौन निर्भर करेगी? जनसंख्या निर्भर करेगी। निर्भर जनसंख्या के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं हम आगे 3 भागों में बांट सकते हैं। 3: कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और सेवा। मतलब आपको यह देखना है कि किसी अर्थव्यवस्था में की जो सकल आय है, किसी अर्थव्यवस्था की जो सकल आय है, टोटल जीडीपी जो है ना, उसके क्षेत्रकों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उसके क्षेत्रकों के योगदान तथा और उन क्षेत्रकों पर निर्भर जनसंख्या, जो कितनी जनसंख्या उन पर डिपेंड कर रही है, के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं। इसके 3 प्रकार हुए। अब देखिए कैसे। पहला भाग है कृषक अर्थव्यवस्था। कौन सी है? कृषक अर्थव्यवस्था। सीधे दिखा हुआ है, यहाँ लिखा मैंने फर्स्ट और 50%। फर्स्ट का मतलब हो गया प्राथमिक क्षेत्र, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था यदि अर्थव्यवस्था के सकल उत्पादन में, इसका टोटल, कोई अर्थव्यवस्था है उसका सकल जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद बोल दो या सकल उत्पादन बोल दो। यदि कोई अर्थव्यवस्था ऐसी है उसके सकल उत्पादन में, सकल जीडीपी में अगर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान हो, प्राथमिक ये फर्स्ट लिखा हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अगर 50% या इससे अधिक है तो वह अर्थव्यवस्था कैसी कहलाएगी? कृषक अर्थव्यवस्था कहलाएगी। सेकंड अर्थव्यवस्था देखो, दूसरी अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था। औद्योगिक, देखिए कृषक अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की बात हुई थी, तो औद्योगिक में द्वितीय क्षेत्र की बात होगी। अगर द्वितीय क्षेत्र का योगदान 50% से ज़्यादा है तो वह औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाएगी। एक बार फिर बता देता हूँ, ऐसी अर्थव्यवस्था यानी कौन सी? औद्योगिक अर्थव्यवस्था कौन सी होगी? ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है, द्वितीय सेकेंडरी क्षेत्र का योगदान जो है, किसके अंदर? सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में योगदान अगर 50% से ज़्यादा है, 50% से अबव है, तो वह क्या कहलाएगी? औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाएगी। फाइनली तीसरी अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। थर्ड अर्थव्यवस्था कौन सी है? देखो, तीसरी अर्थव्यवस्था, हाँ जी, सेवा अर्थव्यवस्था। इसमें क्या कुछ है? अब तृतीय जो क्षेत्र है उसका योगदान अगर 50% से ज़्यादा है, किसके अंदर? जीडीपी में। किसी देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से ज़्यादा है तो उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? सेवा अर्थव्यवस्था होगी। यानी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 50% या उससे प्लस होता है, उससे ज़्यादा होता है। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है, श्रम का आधिक्य है भारतीय अर्थव्यवस्था में, कृषि प्रधान है भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय है, मतलब कम आय वाली है, विकासशील है भारतीय अर्थव्यवस्था, उच्च बेरोजगारी है, क्योंकि इतने लोग हैं तो बेरोजगारी तो है,
तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी कैसी है? मिश्रित होगी, श्रम आधिक्य वाली होगी, लोग बहुत है काम करने वाले, कृषि प्रधान होगी, खेतों पर निर्भर करते हैं, बीबी के कृषि पर निर्भर करते हैं बहुत सारे लोग, प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, सैलरी मतलब इनकम जो है वो कम है, और उच्च बेरोजगारी है, हाई बेरोजगारी है, और इसके अलावा किस प्रकार की एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था होगी। अब जानते हैं आगे आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर्थिक समृद्धि, ये वर्ड जो है ना समृद्धि इसमें पहले जानेंगे आर्थिक प्रगति को, फिर आर्थिक समृद्धि को जानेंगे। आर्थिक प्रगति को जानते हैं, आर्थिक प्रगति इकोनॉमिक प्रोग्रेस को जानते हैं। देखिए लंबा टाइम और सकारात्मक बदलाव ये सूचक हैं आर्थिक प्रगति के। किस तरह से? किसी अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक, यानी लंबे समय तक, किसी अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक चलने वाले सकारात्मक बदलाव को अर्थव्यवस्था में प्रगति या आर्थिक प्रगति कहते हैं। और हम ये सोचेंगे ये कोई अवधारणा है, तो बिल्कुल नहीं है, अवधारणा नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी इसे मतलब आर्थिक प्रगति को अर्थशास्त्र की एक अवधारणा के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक देखिए दोनों में आर्थिक इकोनॉमिक यहाँ प्रगति प्रोग्रेस और यहाँ पर ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है ना वो समृद्धि को दर्शाता है। हाँ भी इसकी पहचान है सूचकों में लगातार बढ़ोतरी होती है। अगर सूचकों में लगातार बढ़ोतरी होती है तो आर्थिक समृद्धि आती है, आर्थिक समृद्धि। अब बात है कि सर ये सूचक क्या है? सूचक देखिए एक बार फिर बता देता हूँ। किसी अर्थव्यवस्था में, जैसे ये इंडिया की अर्थव्यवस्था है, किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मापदंड कौन कौन से होते हैं? देखिए आर्थिक मापदंड ये किस किस को मान सकते हो आप? आर्थिक मापदंड जैसे जीडीपी, सकल जीएनपी लिखो, जीडीपी और जीएनपी लिखो। जीएनपी का मतलब हो गया यहाँ पर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी आप इसको बोल सकते हो सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोल सकते हो। इसके अलावा आप प्रति व्यक्ति आय, नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय समझ सकते हो, ये सूचक है। आप जीडीपी भी समझ सकते हो, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी समझ सकते हो। ठीक है, जीएनपी के अलावा आप एनडीपी समझ सकते हो, आप एनएनपी समझ सकते हो। ये इनके बारे में आगे बढ़ाएंगे आपको। मतलब ये कुछ आंकड़े हैं, ये जो बताते हैं सूचक, कुछ आर्थिक मापदंड के सूचक हैं जो बताते हैं कि किसी देश में प्रगति हो रही है या कमी हो रही है। तो जीडीपी का नाम आपने खास तौर से सुन रखा है। जीडीपी आपने ये सोचते हैं जीडीपी बढ़ रही है तो आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, तो वही चीज़ है ये, उसमें जीडीपी से जुड़े हुए सारी चीज़ें ये लिखी हुई है। तो देखिए क्या चीज़ कह रहे हैं किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मापदंड, ये सारे आर्थिक मापदंड हो गए। अगर आर्थिक मापदंड सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय आदि ये बताने वाले जो सूचक हैं, इनके अंदर समय के साथ अगर बढ़ोतरी हो रही है, मतलब लगातार टाइम के साथ इनमें क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है, समय के साथ बढ़ोतरी हो रही है, तो ये आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि को बताते हैं। आर्थिक वृद्धि हो रही है या आर्थिक समृद्धि हो रही है, मतलब इस देश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, जीएनपी लगातार बढ़ रही है, एनडीपी एनएनपी बढ़ रही है, नेशनल प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो आप कह सकते हो कि उस देश की आर्थिक समृद्धि हो रही है। चलिए आगे क्या कहते हैं। अब सोचें कि आर्थिक समृद्धि जो है, आर्थिक समृद्धि का अर्थ कैसे निकालें। तो आप ये सोच सकते हो कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश में, कोई देश है जैसे भारत की बात कर रहा हूँ, किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। मतलब अगर कोई देश की वस्तुओं में और सेवाओं में उत्पादन करने की क्षमता लगातार बढ़ रही है, कई सालों से लगातार बढ़ती जा रही है, तो वह उस देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है। और आप ये भी कह सकते हो आर्थिक जो समृद्धि है ना, आर्थिक समृद्धि इसका प्रामाणिक सूचक, आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक
अगर किसी को माना जाता है तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को माना जाता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार फिर बता देता हूँ, आर्थिक समृद्धि का जो प्रामाणिक बोल दो या प्रमाणिक बोल दो, प्रमाणित किया हुआ प्रमाणिक सूचक जो है वो क्या है, जीडीपी में वृद्धि। अगर जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो ये समझ लो कि उस देश की आर्थिक समृद्धि हो रही है। अब अगर अन्य अदर शब्दों में समझे तो हम प्रति व्यक्ति आय को लेकर चल सकते हैं। अगर प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है, हर साल किसी व्यक्ति की वार्षिक आय में हर साल वृद्धि हो रही है, तो उसके देश में क्या हो रही है, आर्थिक समृद्धि हो रही है। लंबी समयावधि लंबी होनी चाहिए, मतलब जैसे साल भर की कम से कम बात हो, लंबी समयावधि। तो लंबी समयावधि में देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि को हम क्या कह सकते हैं, आर्थिक समृद्धि कह सकते हो। हर साल यानी बढ़ोतरी हो रही है। अब देखो पीसीआई पर कैपिटा इनकम क्या कुछ है, इसको और समझो। प्रति व्यक्ति आय, वही चीज़ ऊपर वाली, प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, किसी देश की आर्थिक समृद्धि, यानी कोई देश की आर्थिक समृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, किसी देश की आर्थिक समृद्धि हो रही है अथवा नहीं हो रही, तो उसका उचित मापदंड क्या है या बेहतरीन मापदंड क्या है या उपयुक्त मापदंड क्या है, पीसीआई पर कैपिटा इनकम। अगर सीधी सी बात है, अगर किसी व्यक्ति की किसी देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो उस देश की आर्थिक समृद्धि हो रही है, उस देश का विकास हो रहा है। चलिए अब अगला हमारा टॉपिक ये आ गया है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीनों चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि पैसा आना शुरू हुआ है तो आर्थिक समृद्धि हो रही है। देखो पैसा आना शुरू हुआ है तो स्टार्ट होगी आर्थिक प्रगति। पैसा लगातार मेंटेन हो रहा है, आर्थिक समृद्धि। और पैसे के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य, हमारा मतलब आसपास का जैसे वातावरण, सब चीज़ जो है हमें अच्छे से मिल रही है, इस चीज़ की फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड हो रही है, तब होगा आर्थिक विकास। यानी आर्थिक विकास में सिर्फ पैसे का डेवलपमेंट नहीं देखा जाता, यानी परिमाण के साथ साथ गुणात्मक रिजल्ट देखा जाता है। परिमाणात्मक रिजल्ट के साथ साथ गुणात्मक रिजल्ट को देखा जाता है। चलिए अब देखो आर्थिक विकास, जो आर्थिक विकास है एक व्यापक अवधारणा है, मतलब ये कह सकते हो कि आर्थिक विकास की एक व्यापक अवधारणा है, या हम ये कह सकते हैं आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है जो किसी देश की, कोई देश है जैसे मान लो इंडिया लेके चलें, किसी देश की, हाँ भी, किसी देश की आर्थिक समृद्धि, किसी देश की आर्थिक समृद्धि के साथ ही लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक बदलाव या गुणात्मक बदलाव को भी शामिल करती है। देखो एक चीज़ डिटेल बताता हूँ, मतलब आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास क्या कहता है कि आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए, मतलब पैसे हर साल बढ़ते जा रहे हैं, इनकम बढ़ती जा रही है, आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए, पर जीवन स्तर में भी चेंजेस आना चाहिए। ये नहीं कि पैसे बढ़ रहे हैं जीवन स्तर वैसा वैसा है, ये नहीं होना चाहिए। यानी आपकी सैलरी बढ़ रही है लेकिन आपको बाकी चीज़ें आप नहीं खरीद पा रही। सपोज करो आपको कार खरीदनी है, पहले जब ये कार मान लेते हैं आपकी सैलरी 1 लाख रुपए थी मान लो साल की, तब ये कार थी मान लो 30,000 की, और आप 30,000 की कार थी, आपकी सैलरी 10 लाख होगी, बढ़ गई, और कार की कीमत भी मान लो 10 गुना बढ़ा दो, 3 लाख होगी। तो एक तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अब इतने रुपए लेके भी वो कार खरीदने में मान लो अभी भी सक्षम नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपके बाकी खर्चे उतने ही हैं। तो अगर इतनी महंगाई भी बढ़ती जा रही है तो जीवन स्तर उतना डेवलप नहीं होगा जितने अपनी उम्मीद करें। आर्थिक समृद्धि सिर्फ आंकड़ा है, परिमाणात्मक। अब कोई कहते कि 1 लाख रुपए इनकम थी पहले, आजकल 10 लाख कमा रहा हूँ, तो भाई आपको लगेगा पता नहीं कितनी कमाई बढ़ गई, लेकिन ये तो देखो खर्चे उसी पैरेलल अनुपात में बढ़ रहा है कि कम में बढ़ रहा है।
तो गुणात्मकता का मतलब है कि पैसे बढ़ने से आपके जीवन में फैसिलिटीज़ मिली है कि नहीं मिली, बात ये। पैसे, आर्थिक समृद्धि उसी से डिसाइड होगा कि आर्थिक समृद्धि हो प्लस जीवन स्तर अगर अबव हो रहा है तो आपका आर्थिक विकास हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ है। तो एक तरीके से व्यापक अवधारणा है ये। हम ये भी सोच सकते हैं जो आर्थिक समृद्धि है ये परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। परिमाण आंकड़ों से संबंधित है, मतलब परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। और वहीं जो अपने बात कर रहे हैं आर्थिक विकास ये जो है ना, ये परिमाणात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी है। मतलब इसमें दोनों प्रकार के परिवर्तनों को शामिल किया गया है, या ये दोनों प्रकार के परिवर्तनों से संबंधित है। अब किसी अर्थव्यवस्था के अंदर बात करें कि आर्थिक विकास कब पॉसिबल हो सकता है। आर्थिक विकास कब पॉसिबल हो सकता है कोई अर्थव्यवस्था में, जैसे भारत जैसी कोई अर्थव्यवस्था है, या कोई चाइना की अर्थव्यवस्था है, या अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक विकास तभी कहा जा सकता है जब उसका जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी जीडीपी वो लगातार बढ़ रहा है, सकल घरेलू उत्पाद, या प्रति व्यक्ति इनकम पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, ठीक है। और प्लस में जीवन जो है, लाइफ स्टैंडर्ड है, उसमें सुधार हो रहा है, जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार हो रहा है, तब हम कहेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। अदरवाइज तो सिर्फ आर्थिक सैलरी बढ़ रही है तो वो तो आर्थिक समृद्धि है। अगर आप सिर्फ सैलरी बढ़ा रहे हो, सैलरी बढ़ने को अगर आप आर्थिक विकास कह रहे हो तो गलत है। आर्थिक विकास नहीं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ है ओनली। चलिए हम जानते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये आर्थिक विकास को किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस प्रकार से आर्थिक विकास के बारे में बता रहे हैं। तो ये कहते हैं कि आर्थिक विकास जो है ना, अधिकारिकता तथा समता, अधिकारिकता तथा समता विस्तार, मतलब इस शब्दों से आर्थिक विकास को बता रहे हैं। मतलब अमर्त्य सेन कह रहे हैं कि अगर अधिकारिकता का और समता का अगर विस्तार हो रहा है, अधिकारिकता और समता मतलब अधिकार क्षेत्र में और हमारी पावर्स में क्या हो रही है, अगर विस्तार होता जा रहा है, बढ़ोतरी होती जा रही है, तो हमारा क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। वहीं महबूब उल हक क्या कहते हैं आर्थिक विकास के बारे में। ये कहते हैं कि महबूब उल हक कहते हैं कि गरीबी के विरुद्ध लड़ाई, गरीबी के विरुद्ध जो लड़ाई है ना, गरीबी के विरुद्ध लड़ाई है, वही है आर्थिक विकास। यानी गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में आर्थिक विकास को परिभाषित करते हैं। अब देखिए आगे जो अमर्त्य सेन है ना, अमर्त्य सेन इनका जो विचार है कल्याणकारी, इनका जो विचार है कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित है। यानी अर्थशास्त्र कल्याणकारी होना चाहिए, ठीक है। और ये अमर्त्य सेन जो है ना, वो आर्थिक विकास या अर्थशास्त्र के बारे में अगर ये चर्चा करते हैं तो अर्थशास्त्र को ये कहना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए मानवीय विकास। अगर मानवीय विकास हो रहा है ना, तो अर्थशास्त्र अपना मुख्य लक्ष्य उसे अचीव कर पा रहा है। तो मुख्य लक्ष्य जो अर्थशास्त्र का है, मानव का विकास होना चाहिए। अमर्त्य सेन कहते हैं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ना, भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो जो है एक तरीके से क्या होनी चाहिए, जन उन्मुख होनी चाहिए। जनोन्मुख
जनोन्मुख का मतलब जन उन्मुख होनी चाहिए। जन उन्मुख का मतलब आप ये समझ सकते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना, वो लोगों को, मानवीय विकास को जनता से, मतलब एक तरीके से जनता से उन्मुख, मतलब जनता के सामने उनको एक फेस करने वाली होनी चाहिए, मतलब जनता का कल्याण करने वाली होनी चाहिए, मानव का विकास करने वाली होनी चाहिए। तो ये जो चर्चा है वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन और महबूब उल हक इन दोनों ने की है आर्थिक विकास को लेके, अलग अलग बातें। तो दोस्तों आज हम जो समझ रहे हैं हमारी EPFO एग्ज़ाम के लिए अर्थव्यवस्था की ये वीडियो है इकोनॉमिक्स, और इसमें हमने अर्थव्यवस्था के प्रकारों को पढ़ा है, कृषक अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ी है। ये सारे ऑप्शन एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को हमने पढ़ा है, इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस, आर्थिक प्रगति को हमने पढ़ा है, आर्थिक समृद्धि को हमने पढ़ा है, इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने समझा है इसके अंदर, और इसके अलावा पर कैपिटा इनकम के बारे में जानकारी ली है, और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमने जाना है। साथ ही जाना है कि इनके बारे में प्रोफेसर अमर्त्य सेन और महबूब उल हक का क्या विचार है। तो आज की यह हमारी सेकंड वीडियो थी EPFO एग्ज़ाम, इकोनॉमिक्स फॉर EPFO एग्ज़ाम। इससे पहले की वीडियो भी हमने अपलोड कर रखी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिएगा। और तीसरी वीडियो जो हम लेके आएंगे इसके बाद में, उसी में हम आर्थिक विकास के मापन की विधियों को लेके आने वाले हैं। आर्थिक विकास के मापन की विधियाँ कौन कौन सी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो के बारे में आपके सुझाव जो हैं वो सादर आमंत्रित हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।